हमारे सपने, ऐसा कहते हैं कि हमारे सपने अलग अलग ब्रह्मांडों की एक झलक होते हैं। हम हर यूनिवर्स में जो भी होते हैं वो हमारे सपने के जरिए हम देख लेते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सपने में इंसान ऐसी चीजें देख लेता है जो उसके दुनिया की नहीं होती। कुछ लोगों का ये मानना है कि सपने में इंसान अपने से होने वाले घटनाओं की आगे की घटनाएं भी देख सकता है। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट था कि आखिर सपनों की दुनिया भी क्या एग्जिस्ट करती है। आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि सपने की दुनिया आखिर सच में होती भी है या फिर ये महज एक अंधविश्वास है। मेरा भ्रम उस दिन टूटा जिस दिन मैं एक ऐसे ही केस से उलझ गया जहां पर असल में मेरा सामना हुआ एक ऐसी दुनिया से जो आम दुनिया नहीं, एक सपने की दुनिया थी। मुझे अच्छे से याद है कि कोविड के आसपास का टाइम चल रहा था। कोविड अनाउंस ही हुआ था कि सारे लोगों ने अपने अपने घरों में सारे सामान इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। मेरे दोस्त ने बताया था कि वो भी अपने घर में सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है और मैं भी कर लूं। उस समय सारे लोग बड़े व्यस्त टाइप के हो गए थे क्योंकि बहुत जल्दी लॉकडाउन होने वाला था, तो चीजों को सही रखना हम सबकी जिम्मेदारी हो गई थी। उस दिन एक अजीब सी चीज हुई। मैं सोया और आमतौर पर मुझे बहुत कम सपने आते हैं। उस दिन मुझे एक सपना आता है। उस सपने में एक इंसान जिसके सर पे बाल नहीं है वो मुझे मेरे घर के बाहर से आवाज दे रहा होता है, मेरे ही नाम से। मैं उठकर जाता हूँ उस सपने में तो वो आदमी मुझसे कहता है कि मैं अपना हाथ उसके दिल पर रखूं। और जैसे ही मैं अपना हाथ उसके दिल पर रखता हूँ तो पता चलता है कि उस आदमी का तो दिल ही नहीं है, वो आदमी एक मुर्दा है। और जैसे ही मुझे ये पता चलता है मैं उठकर बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा, इस वजह से मुझे ऐसा सपना दिख रहा है। 3 दिन बीतते हैं और 3 दिन के बाद करीबन मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर एक मौत होती है। सबसे ताज्जुब की बात थी कि जिस इंसान की मौत होती है वो इंसान का सर मुंडा हुआ था, यानी वो बिना बाल के था। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसकी जो मौत हुई थी वो दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। मैंने तुरंत अपने सपने के उस डॉट को कनेक्ट किया और मैंने सोचा कि मैंने सपने में उसके दिल पर हाथ रखा था और दिल बंद हो चुका था। शायद सपने में यह आत्मा कुछ बताना चाहती हो। पर एक सेकंड, मेरे सपने में किसी और की आत्मा आकर कैसे बता सकती है? आप लोगों में से जरूर सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि कहीं पर कोई मौत हुई होगी और आपको शायद किसी न किसी तरीके से आभास हो गया होगा। उस दिन वो पहला आभास था मेरा। धीरे धीरे जब मैं पैरानॉर्मल केसेस के चलते अलग अलग लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि हाँ, सपनों की दुनिया भी होती है। मेरे गुरु ने बताया कि एक ऐसा तरीका भी होता है जिसमें आप सपनों की दुनिया में जाकर लोगों को सही कर सकते हैं। आज मैं आप सबको अपना वो एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने शायद सपनों की दुनिया में जाकर चीजों को सही करा। मैं अभी भी उस बात को सच्चाई नहीं मानूंगा, लेकिन मैं वहां पर हुए उन हादसों को नकार भी तो नहीं सकता। मेरी एक मुंह बोली दीदी है, वो मेरे घर के करीबन 10-15 किलोमीटर दूर रहती हैं। ये केस वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि उन्हें बहुत अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। कभी उन्हें अपनी ही जैसी कोई औरत घर के बाहर खड़ी हुई दिखती है तो कभी बालकनी पर उनका बेटा बेवजह जाकर बैठा रहता है और कुछ न कुछ बोला करता है। वो बताती हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, उनके हस्बैंड कभी कभी आकर इतना गुस्से में हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा अजीब है उनके लिए। मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत आम सी बात है दीदी जो आप बता रही हैं, इसमें ऐसा अलग क्या है? वो कहती हैं कि जिस समय वो ये सारा का सारा सपना देख रही होती हैं कि हस्बैंड आए हैं गुस्से में या कुछ ऐसा हो रहा है, उसके करीबन 1-2 दिन के बाद वापस से वही होने लगता है रियल में। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बार विस्तार से बताइए कि क्या दिक्कत हुई है। वो कहती हैं कि एक बार उन्होंने सपने में ये देखा कि उनके हस्बैंड बाहर से आते हैं और किसी बात पर लड़ाई होती है तो वो सारी चीजें तोड़ने लगते हैं। घर में इवन जो बच्चा होता है उसे भी मारने लगते हैं। मैंने कहा फिर रियलिटी में कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही अगले दिन वो उसी सेम शर्ट में वापस घर आए, हम दोनों की बहस हुई और पहली बार उन्होंने हमारे बच्चे को मारा। अब ये कुछ अलग था।
आप जो सपना देख रहे हैं वो 2 दिन के बाद सच हो रहा है। इससे खतरनाक और इससे खौफनाक शायद कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी चीजों को ज्यादा जान लेना भी बहुत बुरा होता है। इन सारी चीजों को परखने के लिए मैं अपनी दीदी के घर में रुका। मैंने कहा कि मुझे एक बार जानना है कि आपको सपना आया क्या है। उनके घर में रुकने पर उनका बच्चा जो अक्सर बालकनी में खेला करता था वो भी मुझे अजीब तरीके से घूरने लगा, ऐसे जैसे वो चाहता नहीं है कि मैं वहां पर रुकूं। खैर रात होती है, दीदी सोती है और मैंने दीदी को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया होता है कि आप मुझे बता देना जो भी आपको सपना आए। दीदी रात के करीब 3-3:30 बजे के आसपास उठ के भागते हुए मेरे कमरे में आती हैं। वो मुझसे कहती हैं कि उनको एक बहुत अजीब सा सपना आया। मैंने पूछा क्या? तो वो कहती हैं कि सपने में उनके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिसमें पूरी तरीके से खून लगा हुआ था और उस चाकू को लेकर वो मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा उन्होंने सपने में देखा। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसी कमरे में ही खड़ा हुआ था और जैसे ही मैंने अपना फोन उठाने के लिए खुद को पीछे घुमाया है, फोन उठाते ही एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मेरी दीदी हाथ में चाकू लेकर खड़ी हुई हैं जिसमें पूरी तरीके से खून लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से इनको ऐसा क्या हो गया। उनकी आंखें इतनी जोर जोर से हिल रही थी जैसे वो मेरा खून करके ही मानेंगी। मैंने उनके सामने अघोर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। मेरे मंत्रों के उच्चारण करने के साथ ही साथ वो धीरे धीरे मुझे देखते देखते बेहोश हो गई। पर उनके हाथ में पकड़ा हुआ वो चाकू, जिसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उनके बेहोश होने के बावजूद मैं उस चाकू को उनके हाथ से ले नहीं पा रहा था। वो वैसे का वैसे ही रहा सुबह तक। अगले दिन जब दीदी उठती हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि अचानक से आपको सपना देखा और सपना देखने के बाद आप बेहोश हो गई मेरे सामने चाकू लेकर, ये कैसे किया? वो कहती हैं कि मैं सपना नहीं देख रही थी। उनका ये कहना था कि वो एक्चुअली में मारने के लिए आई थी मुझे सपने में। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। पहले दीदी ने मुझे अपना सपना बताया, फिर वो मुझे मारने लगी और फिर वो अचानक से कहने लगी कि ये सब कुछ जितना भी उन्होंने देखा है वो सब एक सपना है। तो क्या मैं इसे नींद में चलने की बीमारी मानूं या फिर एक ऐसी चीज जो आम इंसान की समझ के परे है? मैं आप सबको बता दूं कि कई सारे ऐसे आत्माएं होती हैं, कई सारे स्पिरिट ऐसी होती हैं जो सपनों की दुनिया में फंसी रहती हैं, जो सपनों की दुनिया की अगुवाई करती हैं। यदि वो स्पिरिट इस दुनिया में आ गई तो इंसान पूरी तरीके से पागल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने उस दिन रात को देख लिया। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि मैं उनके पास ही सोऊंगा और उस दिन वो हुआ जिसका मुझे शक था। उस दिन मैं दीदी के पास लेटा। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि दीदी का पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया है जैसे उनको किसी ने पत्थर का बना दिया हो। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। अगर मैं उनको जरा सा भी हिला रहा था तो उनकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक हिल रही थी। पर उनकी आंखों में आंसू था, ऐसे जैसे वो सामने कुछ देख रही हूं और उससे डर रही हूं। वो बहुत देर तक सामने देखती रही, उनकी सांस भी अटक गई। मैंने तुरंत अपने रुद्राक्ष को उनकी आंखों के सामने किया तो वो एकदम से नॉर्मल हो गई और वो एक झटके में उठकर कहती हैं कि उन्हें पानी पीना है। मैं तुरंत उन्हें पानी देता हूँ और कहता हूँ कि क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि वो काला साया मुझे हमेशा के लिए ले जाएगा। उसने मुझे सपनों की दुनिया में ही रोक दिया। सपनों की दुनिया को और करीब से जानने के लिए जब मैंने अलग अलग केसेस को सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हाँ, सपनों की दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। मेरे गुरु ने कई सारे तरीके बताए जिसके जरिए न जाने कितनी ही सारी चीजें सॉल्व हुई। पहला केस जो मेरी दीदी के साथ हुआ था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीब था, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि वो जो भी सपना देख रही हैं उसके 2-3 दिन के बाद वो सपना सच हो जा रहा है। उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड जो उन्हें कभी नहीं मारता था, सपने में उसने उसे मारा और 2-3 दिन के बाद एक्चुअली में ऐसा ही हुआ कि हस्बैंड घर आए, सारा सामान तोड़ने लगे, मेरी दीदी को मारा और उसके साथ साथ उनके बच्चे को भी मारा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात थी।
दीदी जो भी चीज बता रही थी बहुत ज्यादा तथ्य की बात थी इसमें। उसके बाद मैं दीदी के घर रुका और दीदी से बोला कि आज जो सपना आएगा वो आप मुझे बताना। उस दिन रात को 3:30 बजे वो चिल्लाकर मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सपने में देखा कि वो एक खून लगे चाकू से मेरा खून करने आ रही हैं। मैं फोन उठाने के लिए जैसे ही पीछे घूमता हूँ, पलट कर देखता हूँ तो मेरी दीदी की आंखों में खून सवार होता है। उनके हाथ में वही खून से सना हुआ चाकू होता है जिससे वो मुझे मारने के लिए खड़ी थी। मैं जैसे ही मौका देखकर अघोर मंत्रों का उच्चारण उनके सामने करता हूँ, वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं, पर उनका हाथ उतना ही स्टिफ होता है जितना कोई मारने के लिए चाकू को लेकर खड़ा हो। अगले दिन मैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये कहती हैं कि उन्हें होश नहीं कि क्या हुआ। उसके बाद मैं रात को एक दिन उनके पास ही सो जाता हूँ। उनका पूरा शरीर अचानक से अकड़ने लगता है और जैसे ही मैं रुद्राक्ष की माला उनकी आंखों के सामने लाता हूँ, वो उठकर पानी मांगती है और कहती हैं कि वो काला साया मुझे हमेशा के लिए ले जाएगा। जैसे ही उन्होंने काले साई की बात करी, मैं समझ गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि बदरात है। दरअसल बदरात एक ऐसी आत्माएं होती हैं जो सपनों की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच फंसी रहती हैं। उनका मेन काम यही होता है कि जो हमारी दुनिया है और जो उनकी दुनिया है उसके बीच के फासले को मेंटेन करना। और यदि कोई स्पिरिट, यदि कोई आत्मा सपनों की दुनिया में जाकर सही समय से लौट नहीं पाती है तो वो बदरात उसके पीछे लग जाता है। लेट मी टेल यू, ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कहते हैं कि हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है पूरी तरीके से। हमारी ऊर्जा हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में मदद करती है, लेकिन हमारी आत्मा, उसे 3 मिनट का वक्त होता है सपनों की दुनिया में जाने का। सपनों की दुनिया के 8 घंटे हमारी दुनिया के शायद 3 मिनट हो, लेकिन उस वक्त बहुत कुछ आप देख सकते हैं। और यदि उस निर्धारित समय के अंतर्गत आत्मा शरीर में वापस नहीं आती है तो या तो बदरात उसे रोक देता है और या तो साथ चला आता है, जिससे अक्सर लोग स्लीप पैरालिसिस में दिखा हुआ कोई काला साया बोलते हैं। मेरी दीदी को भी वही दिखा। मुझे लगा हो ना हो ये जैसे जैसे सपनों की दुनिया में जा रही हैं, शायद ये बार बार वहां रुक जा रही हैं, क्योंकि इनको बार बार वो काला साया दिख रहा है। इनके हर एक सपने के साथ साथ जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इनके सामने कोई काला साया बैठा होता है। मुझे लगा हो ना हो दीदी के इन सारी चीजों का राज शायद इनके सपनों से ही जुड़ा हो। मैंने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई स्वप्न सक्षम की क्रिया अपनी दीदी के साथ करी। मैंने उनसे कहा कि आज की रात आपको नींद की गोली खाकर सोना होगा। उन्होंने मुझसे बिना कोई सवाल किए नींद की गोलियां खा ली और वो सो गईं। स्वप्न सक्षम की क्रिया में कई सारे ऐसे छोटे छोटे तरीके होते हैं जिसमें इंसान की चेतना को वश में करके उससे पास्ट में हुए हादसों के बारे में पूछा जाता है, या उसकी आत्मा को पास्ट में भेजकर उसके बारे में और ज्यादा करीब से जाना जाता है। मैंने यही क्रिया अपनी दीदी के साथ करी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो वो कहती हैं कि उन्हें सपने में एक ऑपरेशन थिएटर दिख रहा है, जहां पर उनका ऑपरेशन हो रहा है, जहां पर उनका जो बच्चा था वो पैदा होने वाला है। मैंने और ज्यादा डेप्थ में जाकर उनसे जब पूछा तो वो उसी नींद में कहती हैं कि मेरे बच्चे को 2-3 लोग ले जा रहे हैं दूर, क्योंकि वो मर चुका है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि बच्चा तो आपका जिंदा है फिर? तो वो कहती हैं कि बच्चा मेरा मर चुका है और मेरे पास कोई काला साया जो शरीर में बहुत बड़ा है वो मेरे पेट के पास आकर बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे मेरे पेट पर हाथ फेर रहा है। मैंने दीदी से पूछा कि उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? दीदी ने कहा कि जैसे ही उस काले साये ने जोर से पेट पर हाथ मारा, उनका बच्चा जिंदा हो गया। मैंने कहा कि कोशिश करो कि आप उसको इग्नोर करो, और भी अगर कुछ देखने का पॉसिबल हो पाए तो जरूर देखो। वो जैसे ही सपने में शायद नजर घुमाती हैं, उनके सामने वो काला साया अचानक से उनका गला पकड़ लेता है। मेरी आंखों के सामने मेरी दीदी अपना गला पकड़कर बैठी होती हैं। वो नींद में होती हैं पर स्टिल उनका कोई गला बहुत जोर से पकड़े होता है। मैंने स्वप्न सक्षम की क्रिया को तुरंत उसी वक्त भेदा और उनके पैर पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई,
जिससे वापस इंसान की चेतना उसके शरीर में आ जाती है। उसके शरीर में चेतना के आने के बाद मैंने दीदी से कहा कि दीदी आपने क्या देखा, मुझे सच बताओ। वो कहती हैं कि मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं समझ नहीं पाया। वो कहती हैं बदरात ले जाएगा उसको। उन्होंने लेजिट बदरात का नाम लिया। उन्हें ये नाम कहां से पता चला मुझे कुछ नहीं पता। दीदी जैसे ही उठती हैं भागते हुए बालकनी की तरफ जाती हैं। मैं भी बालकनी की तरफ आता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उनका बच्चा जो करीब 13-14 साल का था वो बालकनी पे खड़ा हुआ है, पर वो हंस रहा है बहुत जोर जोर से, ऐसे जैसे उसको उस बाउंड्री पर खड़े होने में मजा आ रहा है। मेरी दीदी रोते हुए कहती हैं कि अब शायद उनका बच्चा हमेशा के लिए मर जाए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, उसको उतारते हैं ना, उसको उतार देते हैं ना। तो वो कहती हैं कि नहीं, बदरात उसके बगल में खड़ा है और बदरात उसे ले जाएगा। मैं जैसे ही 3-4 कदम और उस बच्चे की तरफ बढ़ाता हूं, वो बच्चा फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, वो किसी तरीके से बच तो जाता है, उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मेरी दीदी को मैं नहीं बचा पाता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरे एपिसोड में उनकी मौत तो हुई नहीं, तो आखिरकार दीदी को बचा पाना ये कैसे हो रहा है। मेरी वो दीदी उस सदमे का शिकार हो गई थी। अगले दिन से उन्होंने सभी से नाता तोड़ दिया और एक अलग घर में जाकर रहने लगी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि कोई भी उनके पास आएगा तो वो खुद की जान ले लेंगी। मैंने बहुत कोशिश करके जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि अब वो रोज रात को सपने में जाती हैं उसी के पास, उसी काले साये के पास, ताकि वो काला साया इनके घर में किसी को परेशान न कर सके। दीदी ने अब उसको अपनी दिनचर्या बना लिया है। पता नहीं वो उसके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों है, या फिर उन्होंने अपनी आत्मा को उधर कैद कर क्यों दिया है। हमारे जब गुरु लोग होते थे तो वो खुद ये बताते थे कि सपनों की दुनिया की प्रैक्टिस करना बहुत खतरनाक है, कोई भी इंसान फंस सकता है। पर अब मेरी ये दीदी हर रोज सपने में जाती हैं और वापस आती हैं। वो शायद 10 मिनट के लिए अपने बच्चे को देखती हैं घर आकर और उसके बाद वापस से चली जाती हैं। उनका मोह शायद उन्हें अपने बच्चे से दूर रखे हुए है, ये जानकर कि अगर दीदी पास आई तो शायद बदरात इनके बच्चे को ले जाए। दीदी ने कभी मुझे ये तो नहीं बताया कि वो हमेशा उन सपने की दुनिया में क्यों रहती हैं, लेकिन जब जब मैं उनसे मिलता हूँ उनका यही कहना होता है कि कोई भी इंसान गलती से भी सपने की उस काली रूह से ना मिले, क्योंकि अगर वो मिल गया तो काली रूह हमेशा के लिए उसे जकड़ लेगी। अब मेरी दीदी को शायद हर रोज स्लीप पैरालिसिस होता है। उन्हें पता है ये कब होने वाला है। उन्होंने अब इसे अपनी एक अलग जिंदगी बना लिया है। मैंने बहुत कोशिश करी कि उन्हें इन सारी चीजों से छुटकारा दिला दूं, लेकिन अब उनकी आत्मा ने सपनों की दुनिया को पूरी तरीके से अपना लिया है, और शायद यही एक सच्चाई है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे हर्ष। क्या होगा अगर मैं आपके शरीर में घुसकर आपकी जिंदगी की सारी बातें पता कर लूं, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आपकी जिंदगी के सारे राज हर एक इंसान के सामने खोलता जाऊं। सुनने में कितना फिक्शनल लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच में पॉसिबल है तो आप क्या कहेंगे? कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहां पर आज भी इंसान ये सारी चीजें करता है। अपने शरीर की आत्मा को निकाल कर किसी और शरीर में प्रवेश कर देना, और उसके बाद उस आदमी के अंदर जितने भी गुण हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी अपनी आत्मा के अंदर ढाल देना, और फिर अपनी आत्मा को यानी कि अपनी चेतना को वापस से अपने शरीर में बुला लेना। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये सारी चीजें कर सकते हैं।
आज मैं आपको कोई केस नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसा हादसा बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ और मैं देखकर बिल्कुल पूरी तरीके से दंग रह गया। कभी कभी होता है ना कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आपको ठीक वैसे ही देखने की आदत हो जाती है। एक आम समाज में रहने के कारण मुझे यही आदत थी कि इंसान जन्म लेता है, इंसान अपना शरीर त्यागता है और वो उसके बाद मर जाता है, शरीर को जला दिया जाता है। ये बात है उन दिनों की जिस समय मैं अपने गुरु से दीक्षा ले रहा था, उनसे सीख रहा था। तारापीठ में शायद मैं बैठा हुआ था। उस दिन बहुत ही अलग दिन था। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि मैं 3 मालाओं का जाप करके चुपचाप से नदी के किनारे बैठूं। मैं वहीं पर बैठा था। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि नदी के उस पार एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा है। पता नहीं क्यों मेरी नजर ना चाहते हुए भी उस पर गई। वो हल्का सा मुस्कुराता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है और वो उस डंडे को जमीन पर पटकता है। मैं लेटा ही था कि धीरे धीरे अचानक से मुझे पता नहीं क्यों गूज़बम्स आते हैं। मैं देखता हूं कि वो बूढ़ा अपने डंडे को पानी में डालता है और कुछ बहुत स्पीड में वहां से खींचता है। मैं थोड़ा सा अपना सर उठा के देखता हूं तो वहां पर एक लाश होती है। एक लाश वही करीब जिसकी उम्र रही होगी 30 से 35 साल की। उस बूढ़े ने उस लाश को अपनी तरफ खींच लिया और उसे देखकर इतना खुश हुआ जैसे मानो कोई बच्चा अपने खिलौने को पाकर खुश हो जाता है। वो बूढ़ा उस लाश को देखने लगा। पहले उसने उस लाश का पूरी तरीके से निरीक्षण किया। उसके बाद उस बूढ़े ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उस बूढ़े ने धीरे धीरे उस लाश के कपड़े खोले और उसके बाद अपने कपड़े उतार कर सीधा उस 30 साल की बॉडी के ऊपर दोनों पैर को सिकोड़ कर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने डंडे को शायद लाश के सर पर टिका रखा था। पता नहीं क्या उस डंडे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस लाश के सर पर रखकर कुछ बोल रहा था। उसी के साथ साथ वो उसकी छाती पर बैठा हुआ था और ये दृश्य देखकर, ये नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ देख रहा था। मुझे अच्छे से याद है उस बूढ़े इंसान ने 4 से 5 बार उस लाश के सर पर वो डंडा पटका होगा। 5वीं बार में जैसे ही उसने वो डंडा पटका, अचानक से वो बूढ़ा इंसान मेरी तरफ मुड़ा, हंसा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। मैं क्या देखता हूं कि उसकी बॉडी थोड़ी देर बहुत जोर से हिलती है, ऐसे जैसे उसे फिट्स आ रहे हों। मैं जैसे ही खड़ा होता हूं, मैं क्या देखता हूं कि उस बूढ़े इंसान के साथ साथ उस 30 वर्षीय शरीर में भी एक अलग सा कंपन होने लगता है। वो 30 साल का इंसान बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और देखते ही देखते मैं क्या देखता हूं कि वो इंसान खड़ा हो जाता है और वो बूढ़ा इंसान मर जाता है। ये उस बूढ़े इंसान की लाश को अपने पैर से पानी में ढकेल देता है और उसके बाद उसका वही डंडा लेकर ठीक उस बूढ़े इंसान की तरह चलते हुए वहां से निकल जाता है। मैं सोच रहा था कि अभी जो मैंने देखा है ये मेरी आंखों का वहम है या फिर सच में किसी तरीके की सच्चाई है। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो तंत्र की चीजों में तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं समझ जाता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। मेरे गुरु के साथ उनके एक भाई भी रहा करते थे, मुझे अच्छे से याद है। उसके ठीक 3 दिन बाद उनके भाई मुझसे कहते हैं कि आज मेरे साथ दूसरे घाट पर चलोगे। मैं इस बात से एग्री हो जाता हूँ। उनके साथ बैठकर एक दूसरे घाट की ओर चला जाता हूँ। दूसरे घाट की ओर जाने पर वो मुझे एक थैला देते हैं और बोलते हैं कि ये थैला तब इस्तेमाल करना जब वो बोले। मैंने कहा कि ठीक है। वो मुझसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो भी करूंगा उससे तुम ना आंखें बंद करोगे और ना ही यहां से भागने की कोशिश करोगे। अब चूंकि वो गुरु के भाई थे तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनसे किसी तरीके का तर्क वितर्क नहीं कह सकता था। गुरुवाणी गुरु वचन जो होते हैं वो साधक के लिए पत्थर की लकीर होते हैं और उसे वहां पर वो चीज करनी पड़ती है। मैं भी इसी अनुशासन से निकल रहा था तो मैंने उनसे हामी भर दी। वो पता नहीं एक अजीब सा घाट था, शायद उस घाट को बंद कर दिया गया था। उस घाट पर ज्यादातर लोग आते नहीं थे।
ये गुरु भाई, जिनकी उम्र यही करीब रही होगी 70 से 80 साल, इन्होंने मुझसे कहा कि पोटली को खोलो। मैंने उस पोटली को खोला। उस पोटली में एक सूत का धागा था। वहां पर 4 बांस के टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये चारों बांस के टुकड़ों को जमीन में गाड़ दो, एक ऐसे शेप में कि रेक्टेंगल शेप में आ जाए। मैंने उसी रेक्टेंगल शेप में पहले 2 बांसों को, फिर उसके सामने बाकी के 2 बांसों को गाड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मुझसे वो करवा क्यों ना है, क्योंकि आज तक ये प्रोसेस कभी मैंने करा नहीं। उसके बाद वो गुरु भाई बीच में खड़े हो गए और बोला कि चारों तरफ से सूत के धागे को बांध दो। मैंने उनसे कहा भी कि अगर मैं बांधूंगा तो आप बीच में रह जाओगे ना। वो कहते हैं कोई बात नहीं। वो उसी बीच में खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद वो खड़े खड़े धीरे धीरे वहां पर लेट गए। वो मुझसे कहते हैं कि जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना। मैंने भी हामी भर दी। उन्होंने बोला पोटली में से हल्दी निकालो और सारे सूत के धागों में बांध दो। मैंने हल्दी निकाली और चारों तरफ लिपटे हुए सूत के धागे में बांध दिया। ये इस तरीके का हो गया था कि मैंने एक बॉक्स बनाया है जो ऊपर से खुला है, पर बांस के जरिए सारे तरफ से मैंने उसे धागे से बांध दिया और बीच में गुरु भाई लेटे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आसपास तुम्हें कोई पत्थर दिख रहा है। मैंने देखा तो हाँ, एक पत्थर था। वो कहते हैं कि लाओ और मेरे ऊपर मारो। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब चीज हुई। मैं वो पत्थर को लाया और वो कहते हैं मेरे ऊपर धीरे से छोड़ दो। मैंने उस पत्थर को, मुझे अच्छे से याद है, छोटा सा पत्थर था वो। मैंने उनके ऊपर जैसे ही छोड़ा है, वो जोर से चिल्लाए हैं राम। और उनके चिल्लाने के साथ ही साथ अचानक से मुझे ऐसा लगा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। वो गुरु भाई मर चुके थे। आप जरा सोचिए, एक छोटे से कंकड़ के टुकड़े से अगर किसी इंसान को मारो तो क्या वो मर सकता है? पर वो मर चुके थे। जब वो मरे तो उनकी उंगली एक तरफ इशारा कर रही थी। मैंने जब उस उंगली के इशारे की ओर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि दूर नदी के किनारे एक बच्चे की लाश तैर कर आई है। उन्होंने मुझे साफ इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि अगर वो कोई भी इशारा करें तो उस इशारे को मैं इन तक जरूर लाऊं। मैं समझ गया था कि ये गुरु भाई चाहते हैं कि मैं उस लाश को इस सूत के धागे वाले बॉक्स के अंदर जरूर किसी तरीके से लेकर आऊं। मैं उस बच्चे की लाश को लेकर आया और जहां मेरे गुरु भाई लेटे हुए थे ठीक उसी के पास मैंने उस लाश को रख दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु स्वयं परीक्षा लेते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान, क्योंकि पहली बार अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रहा हूं। मेरे सामने मेरे गुरु भाई की लाश पड़ी थी। उसके अलावा न जाने कहां से एक लाश बहकर आ गई थी। ये बच्चा पूरी तरीके से सफेद हो रखा था, ऐसे जैसे पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई हो। मुझे जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने उस लाश को उठाया और वो जो सूत के धागे वाला बॉक्स था जिसके अंदर मेरे गुरु भाई लेटे हुए थे, मैंने उसी बॉक्स में उस बच्चे को डाल दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि ऐसा करने से शायद सब ठीक हो जाए। अब धागे बंधे होने की वजह से अंदर क्या हो रहा था ये मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उधर से मुझे आवाज लगाते हैं वो गुरु भाई। 2 आवाजों के बाद जब मैं थोड़ा सा पास जाकर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मेरे गुरु भाई के ऊपर लेटा हुआ है और धीरे से उसने अपनी आंखें खोली हैं। वो बच्चा हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा नाम लेता है और कहता है कि मुझे उठाओगे नहीं। पहले तो मैं डर गया, उसके बाद मैंने उसे अपना हाथ दिया और उसे ऊपर उठाया। वो मुझसे कहता है कि अब ये शरीर नश्वर हो चुका है, इसको जला दो। तुम्हारे गुरु भाई का शरीर अब ये है। वो मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे डरावना मोमेंट था जब मैंने ये सारी चीजें होती हुई देखी। मैंने देखा कि मेरे गुरु भाई मर चुके हैं और उनकी आत्मा ने इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर लिया है, जिसकी बॉडी अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। मैंने अपने गुरु भाई का अंतिम संस्कार सही से तो किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे ये सारी चीजें देखकर। वो गुरु भाई कहते हैं कि जो चीज तुमने अभी देखी उसे हम परकाया प्रवेश कहते हैं, यानी कि अपने शरीर को किसी और शरीर में डालकर उसकी चेतना को जड़ कर देना और उसके
शरीर के बारे में हर एक चीज पता लगा लेना। उनका कहना था कि बहुत बड़े बड़े साधक तभी ये परफॉर्म करते हैं जब उनकी साधना 200 सालों से ज्यादा की होती है। 70 साल के होने के बाद वो अपने शरीर का त्याग करके किसी एक ऐसे नए शरीर में चले जाते हैं जिसकी उम्र बहुत कम हो, और उसके बाद वो अपनी साधना उन शरीरों में कंटिन्यू करते हैं। वो तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक 200 साल की पूरी साधना खत्म नहीं हो जाती, और खत्म होते ही वो लाश का विधिवत संस्कार करके मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। मैं इन चीजों को अपनी आंखों के सामने देख तो रहा था, पर मुझे 1% भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा वो एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जिसमें इंसान अपनी आत्मा निकाल कर किसी और के शरीर में हमेशा के लिए प्रवेश करके जिंदा रह सकता है। 8. कई शहर ऐसे होते हैं जो आपको एक अलग किस्म की याद दे जाते हैं। जैसे मेरा शहर ले लीजिए, कानपुर। यहाँ की यादें मेरे दिल में बहुत अलग हैं। उसी तरीके से दिल्ली, वहाँ की यादें बिल्कुल अलग हैं। बनारस, जहाँ पर मुझे मेरे गुरु मिले थे, वो याद बहुत अलग है। याद हमारी बड़ी खतरनाक चीज होती है, खास करके तब जब आपके सामने एक ऐसा शहर हो जहाँ से बहुत सारे पुरानी हिस्ट्रीज जुड़ी हों। उदाहरण के तौर पे एक ऐसा शहर जहाँ पे भवनाथ का मेला लगता है। नाथ संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है अघोर पंथ से जो काफी पुराने समय से चली आ रही है। नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं। गुजरात में भवनाथ का एक मेला लगता है, जिस मेले को देखने के लिए सिर्फ बड़े बड़े साधु और महात्मा जाते हैं। उस मेले में शायद और किसी की एंट्री होती नहीं थी पहले। अब गुजरात अपने में एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात के मैं सिर्फ पॉजिटिव पहलू से वाकिफ था। मैंने कभी भी गुजरात का एक नेगेटिव फेस नहीं देखा था। इसका मतलब यह है कि मैंने गुजरात के कभी भी सुपरनैचुरल एंटिटीज से सामना किया नहीं था। उन दिनों शायद मैं अपने एक स्टूडेंट के घर में था। मैं उसके घर सिर्फ घूमने के लिए गया था। वहां पर एक अंबाजी का टेम्पल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और मैं उस टेम्पल को देखने के लिए गया था। कहा जाता है कि देवी सती का दिल वहां पर था, और आज भी वहां से दिल के धड़कने की आवाज आती है। मैं उस मंदिर को देखने के लिए गया और उसके बाद वापस आया। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कोई ऐसी भी जगह है क्या जो हॉन्टेड है या फिर जहां पर एक्चुअली भूत प्रेत होते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि एक जगह है जहां पर सिर्फ तांत्रिक जाते हैं और कोई नहीं। अभी जब आप एक पैरानॉर्मल रिसर्चर होते हैं और आप इस तरह की चीजें सुनते हैं तो आपका उत्साह ना चाहते हुए भी डबल हो जाता है। मैंने उससे पूछा कि कौन सी जगह है वो मुझे बताता उससे पहले उसने मुझे कुछ आगाह किया। उसने मुझसे कहा कि वो जो जगह है वहां पर जो भी गया है कभी जिंदा लौट कर नहीं आया है। मैं समझ नहीं पाया कि ये किस तरह की बात कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वहां पर अगर कोई जिंदा लौट कर नहीं आया है तो किसी को ये कैसे पता कि उसके उस पार गया है, या फिर वहां पर तांत्रिक जाते हैं। मेरे उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि एक पहाड़ी है जहां पर हर शनिवार की रात करीबन 7 से 8 तांत्रिकों का जोड़ा ऊपर जाता है, और उसके बाद वो वहां पर कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, फिर वो लोग लौट आते हैं। वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। वो मुझे बताता है कि एक बार करीबन 12 लोगों का ग्रुप, जो कि शायद ट्रैवलर थे, वो उसी पहाड़ी पर सबके मना करने के बावजूद चले गए। किसी की एक गाड़ी तक नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि पुलिस वाले भी उधर जाने से डरते हैं। जब ऊपर ड्रोन से देखा गया कि वो लोग कहाँ हैं, तो उन लोगों के पूरे शरीर धंसे हुए मिले जमीन पर, सिर्फ गला बाहर था, और गले को भी किसी पंछी ने बहुत बुरी तरीके से कुतर के खा लिया था। मुझे लगा हो ना हो वहां पर जरूर किसी तरीके के आतंकी लोग रहते हैं जो ये सारा काम करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की आत्मा तो ऐसा काम नहीं करेगी, जहां तक मेरा मानना है। वो कहता है
वो मुझे 2 बार फिर से आगाह करता है कि अगर मैं वहां अकेले जा रहा हूं तो बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगले दिन मैं उसी की गाड़ी उठाकर निकल जाता हूं उस पहाड़ी की ओर जहां पर लोग कहते हैं कि तांत्रिकों की आत्माओं का साया है। अब 1-2 तांत्रिक हो तो सहा जा सकता है, लेकिन जहां पर लोग कहते हैं कि वहां पर महातांत्रिक रहते हैं, वहां जाना तो मेरा बनता था। मैंने उस पहाड़ी के ठीक नीचे गाड़ी लगाई तो मैं क्या देखता हूं कि पहाड़ी के चारों तरफ अलग अलग तरीके से क्रिया करी हुई कोई चीजें हैं। जब मैं बोलता हूं कि क्रिया करी हुई चीजें, इसका मतलब ये होता है कि उस पहाड़ी के चारों ओर किसी ने टोटके करके लटकाए हुए थे। किसी ने किसी की फोटो में लाल धागा बांधकर वहां पर लटका दिया था, तो किसी ने शायद पर्चे में लिखकर कुछ वहां पर रख दिया था। वहां के लोकल से पूछने पर पता चला कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो तांत्रिक हों, यदि वो ऊपर जा रहे हों और बाहर किसी की तस्वीर देखें तो वो उसके साथ भी बुरा कर दें। लोगों की मान्यता थी कि अगर आप अपने दुश्मन की तस्वीर या फिर दुश्मन ने जो गलत किया है उसे एक पेपर में लिखकर उस पहाड़ी के साइड में रख देंगे, तो अगर तांत्रिकों का मन होगा वो लेकर जाएंगे उसे और तुम्हारा सारा काम कर देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपने परिवार वालों में से किसी एक की जान को दांव पे लगाना होगा। यस, उनका कहना था कि जो भी ऐसा करवाता है या करता है उसे अपने परिवार से एक इंसान को मौत के घाट उतारना पड़ता है। यदि किसी इंसान को किसी का बुरा कराना है तो वो उसकी तस्वीर यहाँ पर रख जाए और अपने घर के एक मेंबर को ले आकर उस पहाड़ी पर छोड़ दे, उसका काम हो जाएगा। यानी कि एक जान के बदले दूसरी जान। उस पहाड़ी के चारों ओर खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जहां पर तांत्रिकों का समूह है पूरा, जहां पर एक ऐसी एनर्जी विद्यमान है जो बहुत ज्यादा भयानक है। अगर मैं अपने रुद्राक्ष की मदद भी लूं ना तो भी शायद वहां पर कम पड़ जाए। मुझे ऐसा लगने लगा था। मैंने बाइक को साइड में खड़ा किया और पास ही मौजूद एक दुकान से पूछा कि इस पहाड़ी का रहस्य क्या है। तो वो कहता है कि इस पहाड़ी में जो भी गया है उसे तांत्रिकों ने कभी नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि कभी किसी साधु या संत ने वहां पर जाने की कोशिश नहीं करी। तो वो बोलता है कि ऊपर एक बार एक बाबा गए थे जो कि पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस थे। उन्होंने बताया कि उन बाबा की लाश पहाड़ी से नीचे आकर गिरी, पूरी खून में सनी हुई लाश। कहा जाता था कि वो बाबा इतने फेमस थे कि वो किसी भी पैरानॉर्मल चीज को एक चुटकी में सॉल्व कर देते थे। ये सुनने के बाद मेरा मन तो नहीं हुआ दोबारा ऊपर जाने का, लेकिन फिर भी दिल ने कहा कि एक बार मुझे ये चीज ट्राई जरूर करनी है। मुझे पता है कि ये सारी चीजें जोखिम भरी हैं और मैं मेरे लिसनर से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कभी भी कोई ऐसी जगह पर जाने का प्रयास ना करें। क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ रक्षा मंत्र था, तो मुझे इतना पता था कि मैं सेफ रहूंगा। रही बात उन बाबा की जो मेरे से पहले आकर मर गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनके गुरु यहाँ से जा चुके हों या वो खुद एक गुरु की श्रेणी में आ चुके हों, इसलिए वो सेफ ना रह पाए। मैंने करीबन 51 माला अपने गुरु मंत्रों की करी और उसके बाद अपने गुरु के दिए हुए रुद्राक्ष को पहली बार अपने गले में धारण करके उस पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर जाने पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर को कोई खींच रहा है। ऊपर खींच रहा है कि नीचे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इट्स लाइक कि मेरे शरीर के दोनों हिस्से में 2 अलग अलग इस तरीके के चुंबक रख दिए गए हों जो मेरे शरीर का सारा खून चूस जाना चाहते हों। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। थोड़ा ऊपर जाने पर मैं क्या देखता हूँ कि एक दादी बैठी हुई हैं। वो दादी मुझसे कहती हैं कि बेटा ऊपर मत जाओ, रात होने को है और नीचे चले जाओ। मैंने कहा दादी मुझे जाने दीजिए और मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा क्या है जो लोगों की लाशें वहां पर मिलती हैं। वो दादी अचानक से गुस्से में आ गई। वो कहने लगी कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं मार के खत्म कर दूंगी। मैंने कहा माँ आप जो भी हो, अगर आप मुझे आगाह कर रही हो तो बस मेरी मदद करो। दरअसल में ऐसे सिचुएशन में आपको घबराना नहीं चाहिए।
कभी कभी एक स्त्री के रूप में स्वयं माँ आकर आपकी मदद करती हैं, ऐसा मैंने सुना था। उसके बाद उन्होंने मुझे रोका नहीं, वो नीचे की ओर चली गई। मैं जब ऊपर जाने लगा तो मेरे दिमाग में ये बात स्टक करी कि वो मुझे क्यों मना कर रही थी, और अगर मुझे ऊपर जाना ही है सिर्फ पता करने, तो मैं उन दादी से भी तो पूछ सकता हूँ। मैं जैसे ही उन दादी को आवाज देने के लिए पीछे मुड़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि उधर से 7 तांत्रिकों का जोड़ा ऊपर चला आ रहा था। ये शाम का वक्त था जिस समय मैं वहां पर गया था। उस पहाड़ के साइड में कुछ पत्थर बने हुए थे जिसमें एक छोटी सी छुपने की जगह थी, तो मैंने अपने आप को वहीं छुपा दिया और इन तांत्रिकों के आने का वेट करने लगा। जब ये तांत्रिक आते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि ये 7 के 7 तांत्रिक एक ही रिदम में चल रहे हैं। इनके हाथ में कुछ तो है, दूर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन 7 तांत्रिकों के मुंह बंधे हुए थे और चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ एक लाल तिलक, जो मुझे साफ बता रहा था कि ये श्री कुल के तो साधक नहीं हैं, ये काली कुल के साधक हैं। दरअसल शाक्त और शैव अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव को मानने वाले शिव को मानते हैं, और जो शाक्त को मानते हैं वो आदि शक्ति जगदम्बा को मानते हैं या माता काली को मानते हैं। ये साधक माता काली के साधक लग रहे थे मुझे। जैसे ही ये पास आए, मैंने जो नजारा देखा वो मेरी जिंदगी का ऐसा नजारा था जो शायद मैं मरते दम तक ना भूलूं। इन 7 तांत्रिकों के हाथ में एक एक स्त्री के मुंड थे, एक ऐसे मुंड जो कि शायद अभी अभी काट कर वो लाए हों। इन 7 तांत्रिकों के हाथ में औरतों का मुंह था जिसमें से ऐसे खून रिस रहा था मानो अभी अभी उनके गले को उखाड़ कर लाया गया हो। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनके मंत्रोच्चारण चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर पर मैंने क्या देखा कि मेरे सामने से गुजरने से पहले वो थोड़ा सा रुके। उनको ऐसा आभास हुआ कि शायद यहाँ पर कोई है, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया, मैंने देखा कि सारी औरतों के मुंड एक साथ बोलने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। पैरानॉर्मल के सफर में मेरे पास एक और ऐसी जगह का जिक्र आता है जहां पर तांत्रिकों का समूह जाता है, गुजरात। जब मैं अपने स्टूडेंट के यहाँ जाता हूं तो वहां पर मुझे पता चलता है कि एक ऐसी पहाड़ी है जहां पर जो भी गया है कभी लौट कर नहीं आया। मेरा स्टूडेंट मुझे बताता है कि वहां पर एक बार 12 लोगों का समूह गया और सब के सब जमीन में गड़े हुए मिले। उनके सर को किसी ने बुरी तरीके से नोच कर खा लिया है शायद, और उसके बाद वहां पर पुलिस भी नहीं जाती है। शाम होने के बाद लोग आज भी डरते हैं कि वहां पर कोई हो ना। इसी चीज को जानने के लिए जब मैं उस पहाड़ी की तरफ निकला तो उस पहाड़ी के सामने जाकर मैं देखता हूं कि चारों तरफ कई सारे टोटके लटके हुए हैं। किसी ने कुछ लिख कर रख दिया है तो किसी ने किसी की फोटो में लाल धागा बांधकर वहां पर चढ़ा दिया है। लोकल से पूछने पर मुझे पता चला कि यदि कोई इंसान किसी का बुरा कराना चाहता है तो वो इंसान उसके फोटो के ऊपर लाल धागा बांधकर यहाँ रख दे और अगले दिन अपने परिजन में से किसी भी एक इंसान को उठाकर इस पहाड़ी को समर्पित कर दे, उसका काम हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाया कि एक ऐसी पहाड़ी जहां पर एक्चुअली में जान मांग रही है वो किसी भी चीज को करने के लिए, और कितना अजीब है कि लोग उसे करवा भी रहे हैं। मैंने अपने गुरु के दिए हुए रुद्राक्ष की माला करी और उसके बाद उसे गले में धारण करके उस पहाड़ी की ओर निकल गया। मैं सारे श्रोताओं से ये निवेदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कोई भी इंसान ऐसे जोखिम भरे काम को बिल्कुल मत करे, क्योंकि मेरे पास गुरु का दिया हुआ वो रुद्राक्ष था, मेरे पास गुरु का साथ था। इस वजह से मैं वहां पर चला गया। मुझे जानना था कि आखिर वहां पर होता क्या है, और मेरे अंदर से गुरु प्रेरणा भी मिली थी कि मैं वहां पर जाऊं। ऊपर जाने पर थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक दादी कहती हैं कि मैं ऊपर बिल्कुल ना जाऊं, लेकिन फिर भी उनके मना करने के बावजूद भी मैं ऊपर जाने लगता हूं। उनको रोकने के लिए
ये जानकर कि उनको सब कुछ पता है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ उन्हें रोकने के लिए, वो वहां पर नहीं होती हैं। मैं देखता हूँ कि दूर से 7 तांत्रिकों का समूह अपने हाथ में कुछ लिए सीधा मेरी तरफ चला आ रहा है। मैं पत्थर के साइड में ही कहीं छुप जाता हूँ। वहां से जब मैं देखता हूँ तो जैसे जैसे तांत्रिक मेरे पास आते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि उनके हाथों में औरत के कटे हुए सर हैं। सातों के हाथ में। धीरे धीरे जब वो ऊपर आते हैं तो अचानक से वो औरतों के मुंड बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। मैं ये सब चीजें नोट कर ही रहा था कि अचानक से मेरे दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे दिल को कोई जानबूझकर दबा रहा है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपका दिल किसी ने हाथ में पकड़ के जोर से दबा दिया हो। मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था कि अचानक से किसी ने मेरा दिल दबाया और दिल छोड़ दिया। वो थोड़ा सा नॉर्मल होता कि अचानक से फिर मुझे लगता कि किसी ने मेरा दिल बहुत जोर से दबा दिया है। मैं ये सब चीजें देख ही रहा था कि अचानक से उस ग्रुप में से सबसे आगे जो तांत्रिक खड़ा था उसने कहा कि अब हमें ये क्रिया यहीं करनी होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और मैं छुप कर ये सारी चीजें देख रहा था। मैंने देखा कि उन 7 तांत्रिकों ने एक गोल घेरा बनाया है जिसके अंदर वो 7 औरतों के मुंड को रख दिया है। वो सारे मुंड एकदम ताजे लग रहे थे, ऐसे जैसे वो अभी अभी इन मुंड को निकाल कर लेकर आए हों। 7 तांत्रिक वहां पर बैठे और अचानक से उस मुंड को लेकर कुछ बोलने लगे। बड़ा अजीब नजारा था वो जैसे ही मुंड को ऊपर उठाते, मुंड कुछ ना कुछ कहता और फिर वो वापस से उस मुंड को नीचे ले आते। मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में सब के सब बहुत जोर जोर से गुर्राने लगे और सबने एक साथ अपने अपने हाथों में लिए हुए उन औरतों के नरमुंड को फाड़ना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हैं ये लोग। वो 7 तांत्रिक बहुत गंदे तरीके से हर एक औरत के मुंड से मांस फाड़ फाड़ कर निकाल रहे थे, ऐसे जैसे वो अंदर का कपाल साबुत चाहते हों। और अंत में यही हुआ। जो मांस के टुकड़े थे वो इधर उधर फेंके जाने लगे और उस मुंड को लेकर वो उसके ऊपर दिया जलाते हैं। वो कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद उस मुंड को लेकर वहां से नीचे उतर जाते हैं। ये सारी चीजें होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। जितनी देर में मैं ये सारी चीजें देख रहा था कि अचानक से मेरे पीछे एक हाथ आता है। जब मैं पलट कर देखता हूं तो वहां पर वो दादी होती हैं। वो कहती हैं कि तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर तुम जाओगे नहीं तो। मैंने कहा दादी वो लोग नीचे जा रहे हैं, क्या मैं ऊपर जाकर देख सकता हूं? वो बोली कि ऊपर तुम्हारी मौत है, मेरी बात मानो, चले जाओ। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने मान लिया था कि शायद अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी जब मैंने ऊपर नजर डालकर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पिताजी ऊपर खड़े हैं और वो एक चाकू से अपने दिल को बार बार छेद कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो चाकू से खोद खोद कर अपने शरीर में गड्ढा कर रहे हैं और अपने दिल को अपने हाथ में लेकर कह रहे हैं कि निकल जाओ। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार इतना भयानक नजारा मेरे सामने आया तो आया कैसे। वो दादी कहने लगी कि मेरे साथ एक और रास्ते से चलो। मैं देखता हूँ कि साइड में एक और रास्ता होता है, लेकिन वो कहाँ जाता है वो मुझे नहीं पता। मैं उन दादी के साथ पीछे पीछे उस रास्ते पर चल देता हूँ, ये सोचते हुए कि शायद अब मुझे यहाँ की बाकी की कहानी पता नहीं चलेगी। नीचे जाते जाते दादी मुझसे कहती हैं कि दोबारा से कभी भी इस तांत्रिक पहाड़ी पे मत आना और किसी को भी आने के लिए मत कहना, क्योंकि अगर वो आएगा तो उसके परिवार का एक सदस्य मर जाएगा। ये 7 तांत्रिक श्रापित तांत्रिक हैं जिन्हें महादेव ने स्वयं श्राप दिया है और वो श्राप के कारण ये हमेशा इसी पर्वत पर निवास करते हैं। यदि कोई भूला भटका आ जाता है तो उसके शरीर के साथ ये क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन इनको बाहरी दुनिया में जाने की इजाजत नहीं है।
मैं उन दादी की बात मान गया। दादी धीरे धीरे चल रही थी तो मैं उनके आगे आगे चलने लगा। थोड़ी आगे जाने पर मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया और उनसे बोला कि आप धीरे धीरे आइए। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे याद नहीं रहा और जगह ढूंढने के लिए मैंने दादी का हाथ थोड़ा सा छोड़ा, क्योंकि शायद मुझे रास्ता नजर आ रहा था मेरे दोस्त के घर का। मैं पहाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे मेरी बाइक भी दिखी। फिर मैं जैसे ही बाइक के पास पहुंचकर पीछे पलटता हूं तो वहां पर दादी नहीं होती। मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार दादी गई तो गई कहां। जितनी देर में मैं ये सोचता, मेरे हाथ में कुछ अजीब सा लगा। मुझे जिस हाथ से मैंने दादी को पकड़ा था उस हाथ में एक फूल था, छोटा सा। मैंने फूल को देखकर जैसे ही नजर ऊपर उठाई, मैं क्या देखता हूं कि ऊपर पहाड़ी की चोटी पर वो दादी बैठी हुई हैं और मंद ही मंद मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि रात हो गई है लेकिन फिर भी उनका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है जैसे मानो वो कोई दैवीय स्वरूप हो। उनके माथे पर एक बड़ा सा लाल बेंदा था और साड़ी से उन्होंने अपना सर ढक रखा था। उनके हाथ में एक डंडा था और वो देखने में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। इशारे से सिर्फ वो यही कह रही थी कि मैं चला जाऊं। मैंने गाड़ी उठाई, उस फूल को अपनी जेब में रखा और वहां से निकल गया। अगले दिन मैंने अपने स्टूडेंट से बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हुई उस पहाड़ी पर। वो स्टूडेंट सीधा मुझे अपने घर के मंदिर में ले गया और वहां मुझसे पूछता है कि क्या ऐसी लेडी को देखा है आपने। मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट के घर में फोटो लगी हुई थी एक दादी की या एक लेडी की, जो थोड़ी सी ओल्ड हैं, जिनके माथे पर एक लाल बेंदा है पर उनके दांत वैम्पायर जैसे हैं थोड़े से। मैं पूछता हूं कि ये कौन है, यही तो थी वो। वो कहता है कि ये हमारी पूजनीय मसानी मेलड़ी माता है जो भक्तों की रक्षा करती हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या एक पूरे टाइम मेरे साथ एक दिव्य आत्मा रही, एक ऐसी माता रही जो स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां पर वो फूल था जो बहुत ठंडा हो रखा था। मैं समझ गया कि ये माता का ही एक आशीर्वाद है जिसने मुझे बचा लिया आज, वरना उस पहाड़ी पर जाकर शायद मेरी मौत निश्चित थी। मैं अपने स्टूडेंट के घर से तो आ गया, लेकिन आज भी वो पहाड़ी रह रहकर मेरे सपने में कभी कभी आ जाती है। क्या पता उस पहाड़ी के ऊपर असल में क्या हो। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुन। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी अपनी कल्पनाओं को इतना ज्यादा सजीव रूप दे देते हैं कि वो कल्पना हमारे सामने रियल में आ जाती है। आपने कई सारी ऐसी पिछली कहानियों में सुना होगा जहां पर कल्पनाएं जीवित हो जाती हैं। कई बार कुछ केस मुझे ऐसे भी मिले जो मेरे सामने आने पर मुझे ऐसा लगा कि इनका आधार बेसिकली है क्या और आत्माएं ऐसा कर क्यों रही हैं। की बात है उन दिनों की जिस समय मैंने कॉलेज पास आउट किया था। मेरा दोस्त रवि मेरे पास आकर कहता है कि एक बहुत अजीब सा केस आया है। उन दिनों मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव था। मैंने रवि से पूछा कि क्या हुआ है, तो रवि कहता है कि उसका एक दोस्त है संजय। वो बहुत डरा सहमा सा रहता है और जब भी किताबें देखता है वहां से दूर भाग जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि किताबें देखता है तो दूर भाग जाता है मतलब। रवि ने बताया कि संजय ने सब कुछ बंद कर दिया है। एक दिन उसके घर की सारी किताबें उसने घर से बाहर फेंक दी और वो घर के अंदर ही रहता है। मैंने कहा उसके पहले कोई हादसा या कुछ, तो रवि बताता है कि संजय का एक भाई है जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने के ठीक एक दिन के बाद संजय ने जितनी भी किताबें उसके घर में अवेलेबल थी वो सब उठाकर घर के बाहर फेंक दी। और बड़े ताज्जुब की बात है कि उन किताबों को घर के बाहर से कोई उठाता भी नहीं है। मैं बहुत हैरान रह गया ये सब चीजें सुन के कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने उसको बोला कि संजय का घर कहाँ है, चलते हैं। दरअसल संजय का घर उन्नाव में था, कानपुर से करीबन आधा एक घंटा दूर। तो मैं अपने दोस्त के साथ सीधे उन्नाव चला गया। मुझे लगा हो ना हो यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो शायद मुझ तक ये बात आई है। रास्ते में मैंने रवि से पूछा कि और ऐसा क्या हादसा हुआ है, तो रवि बताता है कि कुछ नहीं, बस तब से संजय घर के अंदर ही है
उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, उसकी बहन थी उसने खुदकुशी कर ली और उसका भाई अब मेंटल असाइलम में एडमिट है। मेरे दिल में आया कि इतना हंसता खेलता परिवार, अचानक से ये सारी चीजें। दुर्घटनाएं तो हर एक इंसान के घर में होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से रवि ने मुझे बोला कि सिर्फ बात ये नहीं है कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, सबसे बड़ा और मेजर फैक्ट ये है कि ये घटनाएं सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर हुई हैं। मैंने उसको पूछा कि 2 महीने में 3 मौतें और एक इंसान पागल, और संजय घर में है, वो भी पागलों की तरह हरकत कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने ये भी पूछा कि उनके घर वालों का अंतिम संस्कार वगैरह वो सब। तो रवि बताता है कि सब कुछ विधिवत हुआ, हर एक चीज संजय ने अच्छे से कराई, लेकिन उसके भाई के मेंटल असाइलम जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। बात तो किसी से नहीं करता है, पर वो ये कहता है कि कोई भी मेरे घर ना आए। करीबन 1 घंटे बीते होंगे। मैं और रवि उसके घर के बाहर खड़े थे। मैंने देखा कि बहुत सारा किताबों का ढेर उसके घर के साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई उठा नहीं रहा है। किताबें एकदम नई हैं। मैं जाकर उन किताबों को चेक करता हूं तो किताबें बिल्कुल ठीक होती हैं, उसमें किसी भी तरीके का पैरानॉर्मल साइन नहीं होता है। हम दरवाजा खटखटाते हैं तो संजय बहुत ही बुरी हालत में बाहर आता है और वो बार बार बाहर आकर हमसे यही कहता है कि यहां से हम लोग निकल जाएं, उसके घर में ना आए। मैं उसे आश्वस्त करता हूं कि संजय, जो भी हुआ है एक बार मुझे चेक कर लेने दो, हो सकता है कि मैं इसका तोड़ निकाल पाऊं। संजय डरते हुए यही कहता है कि तुम आओगे तो तुम भी फंस जाओगे, और रवि तुम भी यहां से निकल जाओ। मैंने रवि से बोला कि क्या तुम तैयार हो घर में अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि अगर हमने घर के अंदर एंट्री करी तो दिक्कत है, घर के बाहर शायद कोई दिक्कत नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए जब मैंने उससे कहा कि तुम कैसे ये कह सकते हो कि घर के बाहर दिक्कत नहीं है, घर के अंदर दिक्कत है, तो वो कहता है कि अपने फोन का कैमरा खोलो। मैं फोन का कैमरा खोलता हूँ तो वो कहता है खुद की एक फोटो लो। मैं खुद की एक फोटो लेता हूँ और बोलता हूँ कि सब कुछ ठीक है। वो कहता है कि अपना एक पैर इस घर के चौखट के अंदर रखो। मैं वही करता हूँ। उसके बाद मैं वापस से सेल्फी लेता हूँ, क्योंकि वो फिर से मुझे सेल्फी लेने के लिए कहता है। इस बार जब मैं अपनी फोटो देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी फोटो में पीछे 3 लोग और खड़े हैं जो अजीब से दिख रहे हैं, जिनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है। मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो रहा है इस घर में। मैंने बार बार उन सेल्फीज को लेने की कोशिश करी, लेकिन हर बार जब मैंने वो फोटो ली तब मेरे सामने वो 3 साए आए, और जैसे ही मैंने पैर बाहर निकाला पीछे कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने उससे बोला कि संजय, मुझे अंदर आने दो और मुझे सारा मामला गंभीरता से एक बार देखने दो। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं और लोगों की चीजों को सॉल्व करता हूं। कोशिश करूंगा तुम्हारी भी हो जाए। मैं आप सबको बता दूं कि उस वक्त संजय की हालत देखने लायक थी। एक इतने अमीर घर का लड़का पूरी बुरी तरीके से फटे हुए कपड़े पहनकर घर में घूम रहा था। जैसे ही हम लोगों ने उसकी यह हालत देखी, हम दोनों उस घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आने के बाद मैंने गेट बंद किया और संजय को एक सोफे पर बैठाला, जो शायद उनके वहीं हॉल में रखा हुआ था। संजय कहता है कि तुम लोग अंदर आ गए हो तो अब तुम्हें भी वो करना पड़ेगा जो ये करता है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे। संजय हंसते हुए कहता है कि कभी भविष्य देखा है अपना। उसके हाव भाव अचानक से बदल गए। मैंने कहा कि संजय, तुम ठीक हो? मैंने अपनी रुद्राक्ष निकालकर संजय के हाथ में दी तो वो मेरी ही रुद्राक्ष को जपने लगा। बोला कि तुम यही मंत्र पढ़ते हो ना? वो मेरे गुरु मंत्र को दोहरा रहा था बार बार। मैंने कहा, इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो हर एक चीज जान गया? तो वो कहता है कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मुझे किसी ने बताया है कि तुम ये सब करते हो। अब मुझे इस चीज में और ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। मैंने रवि को और खुद को पूरी तरीके से गुरु मंत्रों से बांध लिया, और बांधने के बाद जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो वो यही कहता है कि क्या तुम्हारे गुरु मंत्रों से तुमने एक दूसरे को बांध दिया है, तो मुझे भी बांधो। संजय का ये बर्ताव देखकर मेरी सच में हालत खराब हुई कि मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे कोई जान सकता है। मैं संजय से ये बात पूछने ही वाला था कि संजय ने कहा कि अब तुम शायद ये पूछने वाले हो कि
मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूं, है ना? मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला क्योंकि मैं एक्चुअली में यही बोलने वाला था। संजय कहता है कि मैं ऊपर जाता हूं, थोड़ी देर में नीचे आऊंगा, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने मुझे बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, बस हम लोग उसका आधे घंटे इंतजार करें। हमने वही किया। हम नीचे बैठे तो थे, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज थी। हमने देखा कि पास ही में एक कलम रखी थी। कलम से शायद इंक गिर रही थी। जब उस इंक की तरफ हमने ध्यान दिया तो वो एक्चुअली इंक नहीं, लाल कलर की स्याही थी या फिर किसी का खून था। हम उस कलम के पास गए तो जिस किताब के ऊपर वो रखा हुआ था उसमें लिखा था, तुम्हारा खून होगा। रवि ये चीज पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया। मैं उसे कुछ भी समझाता कि इतनी देर में नीचे बने साइड में किसी कमरे से कोई आवाज आई। मैं और रवि दोनों भागते हुए उस कमरे की तरफ गए तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है जिसके सर पर बुरी तरीके से चोट लगी हुई है और वो बार बार अपना सर सामने की दीवार पर मारे जा रहा है। वो मारकर हंसता ही जा रहा था। हम लोगों ने 2-3 आवाजें देने की कोशिश करी पर वो बूढ़ा इंसान धीरे से मुड़ा और अचानक से पूरे घर की लाइट एक साथ फ्लिकर हुई और अगले ही पल वो बूढ़ा इंसान वहां पर नहीं था। इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता है हमारे लिए कि एक जीता जागता इंसान जो अपने सर को बार बार दीवार पर पटक रहा है, जिसके सर से खून निकल रहा है, वो हमारी आंखों के सामने पलक झपकते ही गायब हो गया। हम लोग ये सारी चीजें देख ही रहे थे कि अचानक से हमारे कान में कोई आवाज आई और वो आवाज बड़ी अब्रप्ट आवाज थी, ऐसे जैसे कोई किसी से झगड़ा कर रहा हो। मार इसको मार। तू मुझे मारेगा? मार कैसे सकता है तू मुझको? भैया इसको तो मैं बता रहा हूँ, इसको मार डालो, इसको जिंदा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। अरे तो मार के तो देख। हम लोगों ने बाहर आकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बड़ी अजीब सी चीज हुई हमारे सामने ये। हमने सोचा कि हो ना हो संजय ऊपर है, शायद कोई दिक्कत हो रही हो। हम जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मैंने और रवि ने क्या देखा कि एक औरत सीढ़ियों से गिरते हुए सीधा हमारे पैरों के पास आ गिरी। उसके शरीर से शायद खून निकल रहा था जो कि पूरी सीढ़ी में लगातार लगा हुआ था। यह औरत थी कौन? संजय की माँ? संजय की बहन? रवि ने कहा कि अम्मा आप हो कौन? कई बार उस औरत को हम लोगों ने आवाज दी पर वो जैसे हमारे पैरों के पास गिरी हुई थी वो ठीक वैसे ही रही, बिल्कुल नहीं उठी। हम लोग जितनी देर में उस औरत को नोटिस करते, अचानक से संजय ने हमें ऊपर से आवाज लगाई, अरे सुनो। हमने जैसे ही ऊपर देखा, संजय के हाथ में एक किताब थी। संजय कहता है कि अरे ऊपर आओ यार, नीचे क्या कर रहे हो? आओ तुम्हें कुछ राज की बात बताता हूं। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और ये समझने लगे कि यहां पर एक औरत गिरी हुई है और संजय को ये दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमने नीचे नजर डाली, वहां पर वो औरत भी नहीं थी, पर खून के निशान प्रॉपर थे। हमने संजय से कहा कि संजय यहाँ पर ये खून के निशान किस चीज के हैं? संजय तुरंत कहता है, अरे ये गलती से मेरे से कलर गिर गया है, आ जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। संजय जितने कॉन्फिडेंस में बोल रहा था, हमें लग नहीं रहा था कि संजय आम इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे संजय की तरफ ऊपर जाने लगे और जैसे जैसे हम संजय की तरफ ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई जोर से पकड़कर पीछे खींच रहा है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। धीरे धीरे हम लोग ऊपर गए और संजय के पास पहुंचे। संजय अपने हाथ में वो किताब लेकर खड़ा था। संजय कहता है कि अरे अब मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। तुम लोग इतना डरे क्यों मैं बताऊं? क्योंकि तुमने किसी बूढ़े इंसान को अपना सर पटकते देखा है।
है कि नहीं? और उसके बाद कोई औरत तुम्हारे पास गिरते हुए सीधे तुम्हारे पैर के पास आ गई, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? बोलो बोलो। और लाइट अचानक से 1 2 1 2 फ्लिक हो गई। संजय जिस इंटेंसिटी के साथ ये बोल रहा था, उसकी आंखें उतनी ही ज्यादा नम हो रखी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि पता नहीं कैसे पर उसको ये सारी चीजों का अंदाजा है। मैंने उससे पूछा कि संजय, तुम ये सब चीजें जानते कैसे हो? संजय तुरंत मुझे रोक कर कहता है, रुको। अरे यार, अब तुम ये पूछोगे कि मुझे पहले कैसे पता चल जाता है? अभी तुम ये भी पूछोगे कि क्या कोई यहाँ पर भूत है, नहीं है, ऐसा करके। तो मैं बताता हूँ, आज से 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। तुम दोनों मारे जाने वाले हो। कई सारी चीजें आपके समझ के बाहर हो जाती हैं, और इसी तरह की चीजें हुई मेरे कॉलेज के एंड टाइम के उस केस में, जहां पर मैं अपने दोस्त रवि से मिलता हूं। तो मुझे बताता है कि उसका कोई दोस्त है संजय, जो उसके भाई के मेंटल असाइलम जाने के बाद से बिल्कुल परेशान है। उसने सारी किताबें बाहर फेंक दी हैं और वो अब किसी से नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई पैरानॉर्मल रीजन है। मैंने रवि से बोला कि एक बार संजय के घर चलते हैं। रास्ते में मैंने रवि से संजय की पूरी बैक हिस्ट्री पूछी, तो उसने बताया कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बहन सुसाइड से मर चुकी थी, और उसका भाई ये मेंटल असाइलम में चला गया था। लेकिन सबसे अजीब बात जो रवि ने बताई वो ये थी कि ये सारी की सारी चीजें हुई 2 महीने के अंदर अंदर। अब 2 महीने के अंदर 3 मौतें होना और एक इंसान का पागलपन पूरी तरीके से बढ़ जाना, ये मेरे लिए कुछ नेचुरल तो नहीं था। कुछ ही घंटों में मैं और रवि संजय के घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं किताबों का ढेर लगा है। संजय के घर के पास जाकर जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो संजय बाहर आता है और वो कहता है कि यदि हम लोगों ने इस घर में एंट्री ले ली तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसका यकीन दिलाने के लिए वो मुझे मेरे फोन के सेल्फी कैमरा को यूज करके फोटो खींचने को बोलता है, एक बार घर के अंदर और एक बार घर के बाहर। दोनों फोटो में फर्क ये होता है कि जब मैं घर के अंदर फोटो लेता हूं तो वहां पर 3 काले साए दिखते हैं। मुझे लगा हो ना हो इस घर में जरूर कोई ना कोई प्रेत बाधा है। मैं और रवि उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। संजय से बहुत देर बातें करते हैं, लेकिन फिर संजय को सब कुछ पता चलने लगता है जो मैं बोलने वाला होता हूँ। संजय कहता है कि वो आधे घंटे ऊपर कुछ करने जा रहा है, तब तक हम लोग नीचे रहें। उसके घर में हमें कई सारी हरकतें दिखना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई खून सनी औरत का हमारे पैरों के पास आकर गिर जाना, तो कभी किसी बूढ़े इंसान का सर बार बार दीवार पर पटकना। ये सारी चीजें हमें दिख रही थी कि इतनी देर में संजय ऊपर से आवाज लगाता है कि हम उसके पास जाएं। जैसे ही हम संजय के पास जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया था ये सब, तो संजय सारी चीजें बता देता है कि नीचे हमारे साथ क्या क्या हुआ बिना देखे। और संजय आखिरी वर्ड में कहता है, तुम दोनों मरने वाले हो। संजय जैसे ही ये वर्ड कहता है मैं समझ जाता हूं कि संजय अपने वश में नहीं है। आमतौर पर कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किसी केस को सॉल्व करने के लिए पहले सोचता है, उसके बाद उस पर किसी तरह की साधना या किसी तरह की क्रिया का प्रयोग करता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज ये थी कि मैं जो भी सोच रहा था वो संजय को पता चल रहा था। संजय ने बोला था कि हम लोग सिर्फ कुछ देर के मेहमान हैं यहाँ पर, उसके बाद हम मर जाएंगे। और संजय ये बोलकर उस किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा हो गया। मैंने आओ देखा ना था उससे बहुत स्पीड में जाकर वो किताब छीनी। एंड द मोमेंट मैंने उससे वो किताब छीनी है, संजय अचानक से गिर गया है। किताब तो मैंने बंद कर दी, लेकिन संजय बेहोश सा हो गया था। मैंने संजय को उठाया और उससे बोला कि क्या हुआ। संजय कहता है कि तो ये तुम्हारे हाथ में जो किताब है, इसको फेंक दो, ले जाओ इसको अपने साथ, ले जाओ, ये मेरी नहीं है ये। मेरे हाथ में उसकी ली हुई वो किताब थी। दिखने में बड़ी अजीब सी थी। उस पर ऊपर शायद कोई फर लगे हुए थे किसी चीज के, और किताब थी वही करीब 300 से 400 पेज की। मैंने संजय से पूछा कि संजय मुझे आराम से पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है।
मैं इसका तोड़ निकालूंगा। जितनी देर में मैं संजय से ये कहता, उस किताब में से एक आवाज आती है, तू भी मरेगा और संजय भी। रवि मारेगा इन सबको। वो किताब कह रही थी कि मैं मरूंगा और संजय भी, और रवि मारेगा हम सबको। मैं समझा नहीं। मैंने रवि को बुलाने के लिए जैसे ही आवाज दी, मैं क्या देखता हूं कि रवि के ऊपर पूरी तरीके से खून सवार है। रवि हाथ में शायद कोई रॉड लिए खड़ा हुआ है। इतनी देर में मुझे होश नहीं था कि जब तक मैंने संजय से किताब छनाई है तब तक रवि कहाँ था। रवि के हाथ में लोहे की रॉड थी और वो मुझे और संजय को मारने के लिए खड़ा हुआ था। संजय बहुत ज्यादा डरा हुआ था। समहाउ रवि ने जैसे ही डंडा संजय के ऊपर मारा है, एक डंडा तो उसको पड़ गया था, लेकिन दूसरी बार में मैंने उसे पूरी जोर से धक्का दिया और रवि बेहोश हो गया। इस समय वो किताब मेरे बगल में रखी हुई थी और संजय पूरी तरीके से डरा हुआ था। रवि बेहोश था और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मैंने तुरंत संजय को उठाया और उसको बोला कि मेरा रुद्राक्ष अपने हाथ में रखो। मैंने बिना कुछ सोचे अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसे मोमेंट्स पर जब आपको कुछ नहीं समझ में आया और आपके दिल की बात सब जान लें, तो आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु और आपके बीच की जो कन्वर्सेशन होती है वो कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने तुरंत संजय से बोला कि मुझे एक कॉपी और पेन चाहिए, अभी के अभी। संजय भाग कर जाता है और मेरे लिए कॉपी पेन लेकर आता है। मैं उसी वक्त उसके सामने बैठता हूँ और अपने गुरु का ध्यान करके उसके दिए हुए उस कागज पर कुछ लिखता हूँ। लिखकर उस पर्ची को जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ जरूरी चीज बताई होगी। कहा जाता है कि आत्माएं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती हैं। मैंने जानबूझकर ऐसा काम किया और उसके बाद अपनी जेब में उसे रख लिया। संजय से बोला कि मुझे पूरी बात विस्तार से जाननी है कि आखिरकार हुआ क्या था। सब कुछ शांत था थोड़ी देर के लिए, तो संजय के जान में जान आती है। संजय कहता है कि अर्श, मैं क्या बताऊं यार, मेरे भाई को ना पढ़ने का बहुत शौक था। वो अलग अलग तरह की किताबें पढ़ा करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन वो किताब लेकर आया और बोला कि उसने अपनी सबसे बड़ी रचना लिखी हुई है। उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है जो अब शायद वो पब्लिश भी कराने वाला है। मैं भी खुश हो गया था यार अर्श कि मेरा भाई किसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरे माँ बाप, मेरी बहन सब बहुत खुश थे। वो हम लोगों को रोज रात को बैठाल कर अपनी कहानियों को बताया करता था। मुझे आज भी याद है शुक्रवार की वो रात, वो हमारे पूरे परिवार को अपनी लिखी हुई नई कहानी बता रहा था। उसने बोला कि वो कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। मैं समझ नहीं पाया कि संजय इतना रो क्यों रहा है अगर उसके भाई उसको कोई कहानी सुना रहा था। मैंने उसको पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बात पूरी बताओ। तो संजय कहता है कि हर्ष, बात ये नहीं है कि वो कहानी सुना रहा था, बात ये है कि वो जो भी बोल रहा था वो सब सच हो रहा था। मैं समझा नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? संजय बताता है, उसने हम सबको ये कहानी सुनाई कि एक बार एक परिवार होता है, वो कहीं रास्ते से आ रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। माँ बाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बहन बच जाती है। मेरे परिवार ने पूरी कहानी सुनी और बोला कि इसको चेंज करो और अच्छी कहानी लिखने की कोशिश करो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पब्लिश हो सके। मेरा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। पता नहीं क्या करने वाला था वो सीधा अपने कमरे में गया और न जाने क्या क्या करने लगा। और अगले ही दिन माँ, पापा और बहन आ रहे थे रास्ते से। पापा और माँ की मौत हो गई, लेकिन बहन बच गई मेरी। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया। माँ पापा की मौत पर भी मेरा भाई ऊपर ही बैठा रहता था, पता नहीं क्या लिखा करता था। और उस दिन, जिस दिन माँ पापा मरे, उस दिन वो नीचे आया रात को, बोला कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। मैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इन सब चीजों से, इसलिए हमने मना कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि ठीक है, जिसने मेरी कहानी को सुनने से मना किया है ना, वो भी मरेगा, जल के मर जाएगी तू। उसने मेरी बहन को, उसने अपनी सगी बहन को ये बात बोली। और उस रात मेरी बहन ने अपने ही कमरे में खुद को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया उसको।
कुछ ही दिनों में मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। अब मुझे हर दिन अपने भाई की कहानी सुननी पड़ती थी। वो हर दिन मुझे बताता था कहानी, और बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां होती थी उसकी कि किसी माँ ने अपने बच्चे का खून कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है और वो इसी घर के नीचे गड़ा है। न जाने क्या क्या बोला करता था वो। लेकिन एक रात उसने मुझसे कहा कि भाई तू सोना मत, कल सुबह तेरी जरूरत होगी। उसकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं जगा रहा। मुझे लगा कि मेरे भाई को मेरी जरूरत होगी। मेरा भाई कमरे में गया और उसने अपनी ही कलम से अपने गले में बार बार भोंक कर खुद को मारने की कोशिश करी। जब उसके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं सीधा उसके कमरे पहुंचा। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले गए। मैंने उसको कहा कि तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि तुम ये सब चीजों को जानने लगे, और आखिर ये किताब का क्या राज है? संजय ने मुझे बताया कि उसके भाई को हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन वहां से उसका ट्रांसफर मेंटल हॉस्पिटल में हो गया था, और उसकी वो किताब जिसमें वो सारी कहानी लिख रहा था वो अभी भी उसी घर में थी। संजय ने जब उस किताब को खोलकर देखा तो संजय को हर दिन कोई ना कोई नई अपडेट मिलती थी। उसमें लिखा रहता था कि आगे क्या होने वाला है। ये शायद उसकी कहानियों में होता था, और उसमें कहानियां भी बड़ी अव्यवस्थित रूप से लिखी थी। संजय बताता है कि अगर वो एक पेज भी आगे का पढ़ लेता था तो उसके दिल में इतना दर्द होता था कि वो दोबारा पेज को पलटने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसलिए संजय ने एक दिन में एक ही पेज को पढ़ने की ठानी। मुझे ये सब सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके भाई को इतना सब कुछ कैसे पता, और ये सब हो कैसे रहा है, आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने कहा हो ना हो ये सारी चीजें संजय के भाई से ही पूछनी पड़ेगी, जो मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। मैंने संजय से कहा कि मुझे अपने भाई से मिलवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए डरना मत, बस मुझे मिलना है उससे, और इस किताब को अपने भाई के पास लेकर चलो। हो ना हो मुझे इसकी सारी कड़ी वहीं से पता चलेगी। संजय इस बात को मान जाता है। रवि को वापस होश आता है तो रवि थोड़ा बहुत ठीक होता है। मैं रवि को कहता हूं कि वो अपने घर जाए, और मैं संजय के साथ अगली सुबह निकल पड़ता हूं मेंटल असाइलम की ओर, जहां पर संजय का भाई एडमिट था। रास्ते में जाते हुए हमें बार बार एक ही आवाज आ रही थी, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।